नमस्कार। मैं हूँ पीके खुराना। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। आज मैं खुशियों की बात करूँगा ही करूँगा, साथ ही एक ऐसे डर से निजात दिलाने की बात करूँगा जो हमने खामखा खुद ही पैदा कर रखा है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम उस डर से डरे रहते हैं और अपनी जीवन में जहर घोल लेते हैं। हमारे एक दोस्त के बेटे रमन की शादी हुई, लगभग 2 साल पहले की बात है। शादी के बाद पहली बार रमन को अपने ससुराल जाना था। रमन और उसकी नई नवेली बीवी तैयार हो गए। जब जाने के लिए कार में बैठने लगे तो रमन की बीवी ने कहा कि कार वो ड्राइव करेगी। रमन तो तैयार हो गया, पर रमन की माताजी आड़े आ गई कि ये तो अच्छा नहीं लगेगा। रमन के होते हुए रमन की पत्नी गाड़ी ड्राइव करे, अड़ोसी पड़ोसी भला क्या सोचेंगे। रमन की माताजी ने लगभग नाराजगी भरी टोन में अपनी बात कही, लोग क्या कहेंगे। रमन की पत्नी मन महसूस कर रह गई, पर उसके बाद से आज तक 2 साल लगभग हो गए, सास बहू में कभी बनी नहीं। किसी न किसी बात पर दोनों में खटपट हो ही जाती है। ये रोज का किस्सा है। लॉकडाउन में जब सब कुछ पूरी तरह से बंद था, बाजार बंद थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे, किसी का किसी के घर में आना जाना नहीं था, दफ्तर सारे बंद थे और घरों में मेड नहीं थी, और बच्चे और पतिदेव सारा दिन घर पर ही थे, तो महिलाओं के लिए घर में काम और बढ़ गया। पुरुषों को तो छुट्टी मिली, पर महिलाओं की ऐसी तैसी हो गई। ऐसे में बहुत से घरों में पुरुषों ने अपनी धर्मपत्नी का हाथ बटाया, लेकिन बहुत से घर ऐसे भी थे जहां पतिदेव ने साथ देने से इनकार कर दिया। रमन की धर्मपत्नी ने भी जब रमन को कहा कि वो घर के कामकाज में उसका हाथ बटाएं, तो रमन ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, लड़का बहू का गुलाम बन गया। इस बात को लेकर दोनों में तकरार हो गई, और अब हालत ये है कि शादी के सिर्फ 2 ही साल में, जब अभी औरत के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी होती, पति पत्नी के रिश्ते के बावजूद दोनों में बातचीत बहुत कम होती है। जब होती है तो लड़ाई होती है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि ये है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। इस रोग से बच कर रहिए इस रोग से। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव इंटरेक्शन के इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्या कहेंगे लोग। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है।
ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। गृह लक्ष्मी के मेरे इस लाइव सेशन से प्रभावित होकर बहुत से पुरुष और महिलाएं मुझसे संपर्क करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं के हल के लिए मेरी राय जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते 2 नए संयोग हुए। एक महाराष्ट्र के शहर नागपुर से एक शादीशुदा महिला ने मुझे फेसबुक मैसेंजर पर संदेश भेजा। संदेश था, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। अब समस्या ये थी कि उनका ये संदेश पहला था, मैं उन्हें नहीं जानता था। अपनी आदत के मुताबिक मैंने जवाब दिया कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उनका जवाब आया कि गृह लक्ष्मी पर वो हमेशा मेरे सेशन देखती हैं, इसलिए बात करने को जी चाहा। उसके बाद कुछ देर तक हमारी चैटिंग चली। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया, पतिदेव के बारे में बताया, अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में बताया। उनके पतिदेव सफल व्यापारी हैं, वो खुद टीचर हैं और दोनों में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं और उनके पास काफ़ी खाली टाइम होता है जिसमें वो फेसबुक खंगालती हैं। तभी उन्हें फेसबुक पर मेरा अकाउंट नज़र आया तो उन्होंने चैटिंग शुरू करने के लिए मैसेंजर से संदेश भेज दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इसलिए संदेश भेजा क्योंकि गृह लक्ष्मी पर मेरे सेशन देखने के कारण उन्हें विश्वास था कि जानकारी ना होने के बावजूद मैं उनके संदेश का कोई गलत अर्थ नहीं लगाऊंगा, और उन्हें ये भी डर नहीं था कि मैं उन्हें कोई ऐसा संदेश भेजूंगा जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने मुझे संदेश भेजा था। अब दूसरे संयोग की बात करते हैं। राजस्थान के शहर श्री गंगानगर से मुझे एक महिला ने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उन्होंने मुझे पहला संदेश भेजा कि वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, विडो हैं, अपने बेटे के साथ रहती हैं। उनका बेटा इंजीनियर है, होनहार है और यूएस की कुछ कंपनियों के लिए ऑनलाइन काम करता है। अब उसे यूएस की एक कंपनी ने अच्छे जॉब की ऑफ़र दी है और वो अमेरिका जाना चाहता है। बेटा आगे अमेरिका में ही सेट होना चाहता है। हालांकि वो अभी कुंवारा है, फिर भी ये महिला उसके साथ विदेश नहीं जाना चाहती। भारतवर्ष का गर्म मौसम उनके शरीर को सूट करता है और इस उम्र में अमेरिका जाकर वो अपने लिए कोई नई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं शुरू करना चाहती। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बेटे को स्पिरिचुअलिटी में बहुत रुचि है और वो बहुत सुलझा हुआ इंसान है। सिर्फ 25 साल का होने के बावजूद बड़ा मैच्योर है और वो उनसे बार बार कह रहा है कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। खुद उनकी भी इच्छा है कि बेटा अगर विदेश जा रहा है तो बाकी का जीवन अकेले ना काटे, बल्कि अगर उन्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो वो उससे शादी करके बाकी जीवन तसल्ली से गुजारें, आराम से गुजारें। तो उन्होंने मुझसे इसलिए संपर्क किया क्योंकि वो शादी करना चाहती। मैंने जवाब में लिखा कि मैं तो शादी कर नहीं सकता और मुझे ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि उन्हें मेरे बारे में मालूम है कि मैं शादी का उम्मीदवार नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझसे संपर्क ही इसलिए किया है क्योंकि मैं हैप्पीनेस गुरु हूँ। मेरे संपर्क में बहुत से लोग आते हैं जो अच्छे लोग हैं और उनमें से कोई अगर तलाकशुदा हो या विडोवर हो और अगर मैं उनमें से उनके लिए कोई कैपेबल साथी सजेस्ट कर दूं तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा कि किसी मैरिज ब्यूरो या मैरिज वेबसाइट से उन्हें जो अनजान आदमी मिलेगा उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती होंगी। उस अनजान आदमी से उनकी निभ पाएगी या नहीं इसका उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, और रिश्तेदारों को शादी की इच्छा के बारे में बताना इसलिए सही नहीं है
कि सब लोग या तो उपदेश झाड़ना शुरू कर देंगे या गलत मतलब पहले निकालेंगे। और मुझे ये बताने में संकोच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गृह लक्ष्मी में मेरे सेशन देखने के कारण उन्हें विश्वास था कि मैं उनकी सहायता कर पाऊंगा और उनकी बात का कोई गलत अर्थ भी नहीं निकालूंगा। तो ये हैं वो दो संदेश जो मुझे दो ऐसी महिलाओं से पिछले हफ्ते मिले जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था। ये उनका पहला संदेश था जिसमें एक महिला ने मुझे लिखा कि उन्हें मुझसे बात करना अच्छा लगता है और दूसरी महिला ने लिखा कि वो विधवा हैं और शादी करना चाहती हैं। इन दो संदेशों का जिक्र करके जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि भारतवर्ष में हम एक क्लोज्ड सोसाइटी हैं। हम खुलकर बात नहीं करते, अपने दिल की बात साफ साफ नहीं बताते, घुमा घुमा कर बात करते हैं। महिलाओं के लिए तो ये और भी सही है क्योंकि बचपन से ही उन पर इतनी बंदिशें लगाई जाती हैं कि दिल की ऐसी बात कहना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी सोसाइटी के रीति रिवाजों और सोच का असर ये है कि महिला को अगर ए चाहिए तो वो बी नहीं बोलेगी, सी भी नहीं बोलेगी, डी बोलेगी। इतना घुमा घुमा कर कहेगी कि सामने वाला अगर पुरुष है तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि उस महिला के दिल में असल में क्या है। परिणाम ये होता है कि महिला के दिल में कुछ और होता है और पुरुष कुछ और समझ लेता है और फिर गलतफहमियों की शुरुआत हो जाती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ दोनों महिलाओं ने मुझसे अपने दिल की बात बहुत साफ साफ कही। हाँ, उन्होंने ये सावधानी ज़रूर बरती कि उन्होंने किसी ऐसे आदमी से बात नहीं की जिसको वो खुद ना जानती हों या जिसके बारे में उन्हें कुछ भी मालूम ना हो, बल्कि एक ऐसे आदमी से बात की जहाँ विश्वास था कि गलतफहमियाँ नहीं होंगी और मैं कोई ऐसा जवाब भी नहीं दूंगा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। पर उन्होंने दिल की बात बताने में गुरेज नहीं किया, घुमा घुमा करके बात नहीं की, ये नहीं सोचा कि पता लग जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम इस बात से क्यों डरते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बातें बनाएंगे वगैरह वगैरह। हम खुद ही स्टोरी बना लेते हैं कि लोग ये सोचेंगे, वो सोचेंगे। 4-5 साल पहले की बात है, मेरे एक दोस्त के कई ब्यूटी पार्लर हैं। उनके पार्लरों में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो पति पत्नी हैं और दोनों उसी जगह काम करते हैं। तो उनमें से एक कपल ऐसा भी था जो उनके पास नौकरी पर नया नया लगा था और उन दोनों की कपल की शादी भी हाल ही में हुई थी। तो जो पत्नी थी वो तो शुरू से ही शहर में पली थी, बड़ी थी, पर पति जो था वो बहुत छोटे से कस्बे का रहने वाला था। वैसी ही सोच थी, थोड़ा ज़्यादा ही कंजर्वेटिव था, रूढ़िवादी था। एक दिन दोपहर के समय पत्नी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, उस बेचारी से बैठा भी नहीं जा रहा था, तो दोनों ने छुट्टी ले ली और घर चले गए। अगले दिन जब दोनों काम पर वापस आए तो पत्नी ने वहाँ काम करने वाली एक और दूसरी लेडी एम्प्लॉय को रो रो करके बताया कि कल मेरी तबीयत खराब थी, बैठा भी नहीं जा रहा था। जब हम यहाँ से छुट्टी लेकर घर जाने लगे तो दोपहर का समय था, आग बरस रही थी। यहाँ तो बस स्टॉप हमारे पार्लर के साथ ही है, पर हमारा घर वाला जो बस स्टॉप है वो घर से काफ़ी दूर है, काफ़ी चलना पड़ता है। इतनी दोपहर में मेरे लिए चलना मुश्किल था, तबीयत खराब थी। मैं इन्हें रिक्वेस्ट करती रह गई कि रिक्शा ले लो, पर ये नहीं माने। घूमते घुमाते वो बात मेरे दोस्त तक भी पहुंची। उन्होंने उस लड़की के पति को बुलाया और उससे सारा माजरा समझने की कोशिश की। तो लड़के ने जवाब दिया, साहब आप ही बताओ, मैं इसको रिक्शा पर ले जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये नहीं सोचेंगे कि बीवी का गुलाम हो गया, बीवी के नखरे सहने लग गया, बीवी को इतना भी पैदल नहीं चला सकता। आप सोचिए कि मेरे मित्र का क्या हाल हुआ होगा। उनसे ना हंसते बन रहा था, ना गुस्सा होते बन रहा था। वो लड़का इतना भोला था, इतना रूढ़िवादी था कि उसे समझाना भी मुश्किल हो रहा था। सोचिए
हम कैसी कैसी बातों को लेकर ये ख्याल बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब भी आपके दिल में ये सवाल आए कि लोग क्या कहेंगे, तो इस घटना के बारे में सोचिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं खुद इसका गवाह हूँ। सोचिए कि हम इस बात से कितना डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसे कैसे ख्याल बना लेते हैं, कैसी कैसी कहानियां गढ़ लेते हैं, खुद ही गढ़ लेते हैं। लोगों को तो पता भी नहीं है, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, वो तो खुद ही ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, और आप हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि वो क्या सोचेंगे। क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। इससे बचिए, इसकी कोई अहमियत नहीं है, और जिस दिन आप इस डर से मुक्त हो जाएं, उस दिन जिंदगी बदल जाती है। मैं अपने एक और दोस्त के बेटे का जिक्र करना चाहूँगा। बेटा IIT से इंजीनियर है, पिता की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 60-70 लोग काम करते हैं वहाँ। बेटा जब पढ़ाई करके बाहर निकला तो उसने अपने पापा से कहा कि वो अपने ढंग से अपना नया बिजनेस करना चाहता है। उसके पापा खुशी खुशी मान गए। लड़के ने ईटरी ऑन व्हील के नाम से बिजनेस का प्लान बनाया। उसमें प्रोविज़न ये थी कि शहर के 5 खास मेन जगहों पर 5-5 रेहड़ियाँ खड़ी होंगी, हर जगह पे 5 रेहड़ियाँ, तो 5 जगहों पे यानी 25 रेहड़ियाँ। एक में चाट पापड़ी होगी, एक में गोलगप्पे होंगे, एक में दही भल्ला होगा, एक में पकौड़े और समोसे होंगे, और एक में चाय बनेगी। और 5 रेहड़ियों के इस कलेक्टिव से लोगों को हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड स्नैक्स मिलेंगे, टेक्निकल ढंग से बनाए गए, अच्छे ढंग से अच्छे शेफ द्वारा बनाए गए स्नैक्स पर रेहड़ी पर। बच्चे ने पूरी प्लान तैयार कर ली, म्यूनिसिपल कमेटी से परमिशन ले ली, रेहड़ी के लिए वर्कर तैयार कर लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी, सारी सेल को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, और रेहड़ियों के ऊपर गुंबद जैसी छतरी बनाकर उनको डेकोरेट कर दिया। जिस दिन उद्घाटन होना था, एक जगह पर उस बच्चे ने अपने दोस्तों और परिवार वालों को बुलाया और अपना कॉन्सेप्ट दिखाया। जानती हैं आप वहां क्या हुआ? उस बच्चे की मम्मी ने जब ये देखा कि स्नैक्स रेहड़ियों पर बेचे जाएंगे, ठेले पर बेचे जाएंगे, तो वहीं सबके सामने धरने पर बैठ गई कि मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट हस्बैंड और उसका इंजीनियर बेटा अब रेहड़ी लगाएगा। वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था कि उस पर इन्वेस्टमेंट मिल सकती थी, फ्रेंचाइज खुल सकते थे, बिजनेस करोड़ों का हो सकता था। लेकिन बच्चे की मां अड़ गई कि रेहड़ी नहीं लगेगी, उद्घाटन ही नहीं हो सका। लोग क्या कहेंगे कि जुमले ने उस बच्चे का फ्यूचर ही खराब कर दिया। जो बच्चा अपना बिजनेस करके नामी एंटरप्रेन्योर बन सकता था, कईयों को रोजगार दे सकता था, आज वो खुद नौकरी कर रहा है, उसकी बीवी भी नौकरी कर रही है, और उसने अपना ट्रांसफ़र इतनी दूर करवा लिया है कि उसके माँ के पास ना आना पड़े। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने घटती हैं। लोग क्या कहते, कुछ कहते तो क्या बिगड़ जाता, और जब बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता तो वही लोग जो शुरू में शायद क्रिटिसाइज करते भी, बाद में प्रशंसा करते। लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोच सोच कर हम अपने ही जीवन में खुद ही कितनी बंदिशें लगा लेते हैं, कितना जहर घोल लेते हैं। मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत पॉपुलर, प्रसिद्ध, वेल नोन लेखिका है जिनका नाम है मंजू नागौरी। मंजू जी दिल्ली में रहती थी। उन्होंने लेख और कहानी लिखने की ट्रेनिंग ली और अलग अलग अखबारों और मैगजीन्स में उनके लेख और कहानियां छपने लग गए। वो मशहूर हो गई। उनके एक लेख से, आर्टिकल से प्रभावित होकर, इंप्रेस होकर जिस सज्जन ने खुद उन्हें अप्रोच करके शादी की ऑफर दी, उनका नाम है चंद्रमोहन नागौरी। चंद्रमोहन नागौरी जी मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में रहते हैं। ग्वालियर के एक अखबार छपता है
जिसका नाम है नव प्रभात। चंद्रमोहन नागौरी जी नव प्रभात के मालिक हैं। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, नव प्रभात अखबार के मालिक के जीवन की घटी हुई घटना आपको बता रहा हूँ। कोई इतिहास नहीं है और कोई कहानी नहीं है, घटना है सच्ची। तो चंद्रमोहन नागौरी जी नव प्रभात के मालिक हैं, बड़ा घराना है। मंजू जी की शादी उनके साथ हो गई तो एक दिन मंजू जी ने अपने पति से कुकिंग क्लास चलाने के लिए इरादा जाहिर किया। पतिदेव मान गए, पर ससुर जी अड़ गए। कई दिन मान मनुहार होता रहा, ससुर जी मानने में ही नहीं आ रहे थे। तो एक दिन मंजू जी के पतिदेव चंद्रमोहन जी ने अपने पिता से कहा कि ये ग्वालियर है, यहाँ कॉरपोरेट कल्चर नहीं है, कुकिंग की क्लास में लड़कियां आएं, कर लेने दीजिए इसको अपनी जिद पूरी, क्लास फेल हो जाएगी तो ये खुद ही चुपचाप बैठ जाएगी। यहाँ कौन सी लड़कियां आएंगी कुकिंग की क्लास में, यहाँ तो घर घर में हर कोई खुद बनाना जानता है, कोई शहर तो है नहीं ये ऐसा बड़ा जहाँ कॉरपोरेट कल्चर हो। ये तरीका काम कर गया और कुकिंग क्लास चालू हो गई। उससे मंजू जी को इतनी प्रसिद्धि मिली कि कुकिंग क्लास के बाद सिलाई, कढ़ाई, डॉल मेकिंग यानी एम्ब्रॉयडरी, सोइंग और डॉल मेकिंग वगैरह भी शुरू हो गए। नाम भी मिला, दाम भी मिला। और अगर ससुर जी इसी बात पर अड़े रहते कि लोग क्या कहेंगे कि अब नागौरी जी की बहू कुकिंग स्कूल चलाएगी, तो क्या होता? लोग कुछ नहीं कहते, सच यही है। लोग कहते भी हैं तो फर्क क्या पड़ता है? इसी बात को जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने वाला ताकतवर था, वो तो थप्पड़ मार के चलता बना, लेकिन जिसे थप्पड़ पड़ा वो कमज़ोर था, उस वक्त कुछ नहीं कर सका। पर थप्पड़ खाने के बाद वो हर रोज़ उस घटना को याद करता है, हर रोज़ याद करता है, दुखी होता है, अपमान से जलता है, बदला लेने की कोई तरकीब नहीं सूझती, इसलिए और दुखी हो जाता है। तो हो क्या रहा है? थप्पड़ मारने वाला थप्पड़ मारकर चला गया, थप्पड़ मारने के बाद भूल भी गया कि उसने किसी को थप्पड़ मारा था, लेकिन थप्पड़ खाने वाला आदमी रोज अपमान में जल रहा है, रोज खुद ही खुद को दुखी कर रहा है। जिस मामले में वो कुछ कर पाने की हालत में नहीं है, उसे लेकर रोज परेशान है। उसे तो फिर भी थप्पड़ पड़ा, अपमान हुआ, लेकिन जो लोग इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा होता, कोई अपमान भी नहीं हुआ होता, डरने का कोई कारण भी नहीं होता, फिर भी वो इस बात से डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, खुद ही कहानियां गढ़ते रहते हैं। तो इस आदत को छोड़िए, मन की कीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यूएस में एक रिसर्च हुई थी, 3-4 साल पहले की बात है। डेथ बेड पर पड़े कुछ लोगों से पूछा गया कि उनको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है, क्या ऐसा है जिस पर वो गर्व कर सकते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो जानती हैं उत्तर क्या था? हर किसी का उत्तर यही था कि मुझे खुशी है कि मैंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, अपने मन की और दुनिया को कुछ बनकर दिखाया। मन की और दुनिया को कुछ बनकर दिखाया। तो लाइफ तो सेलिब्रेट करने के लिए है, डरने के लिए नहीं है, डर डर कर जीने के लिए नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखिए, मन की करना और मनमानी करना दो अलग अलग बातें हैं। मन की करना पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक है, मनमानी करना नेगेटिव है, समाज के लिए खतरा है। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे दिल में आया कि मैं चोरी कर लूँ, मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा दिल कहता था मैं चोरी करूँ, वो मनमानी है, वो अलग चीज़ है। बस इस फर्क को ध्यान में रखिए और मन की कीजिए, जीवन का आनंद लीजिए, लाइफ को सेलिब्रेट कीजिए, हिचकिए मत, डरिए मत। याद रखिए, डर के आगे जीत है। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा ने बहुत बड़ा सा हॉल बनवाया, एक ही कमरा हॉल था, और उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत, बहुत ऊंचा दरवाज़ा लगवाया, गेट लगवाया। सिर्फ एक दरवाज़ा पूरे हॉल में।
कोई और खिड़की नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ा सा हॉल और एक दरवाज़ा, और उस दरवाजे पर नक्काशी करवा करके मैथमेटिक्स का एक सवाल खुदवा दिया, और फिर अपने स्टेट में, राज्य में ये घोषणा कर दी कि जो विद्वान इस सवाल को हल करेगा दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। तो चैलेंज है, जो आदमी आएगा 30 दिन के भीतर भीतर अगर वो सवाल हल कर दे तो 1000 अशर्फियाँ इनाम में मिलेंगी। अब उस ज़माने में रुपए पैसे नोट तो होते नहीं थे, अशर्फियाँ होती थी, सोने की होती थी। तो सोने की 1000 अशर्फियों का लालच बहुत बड़ी चीज़ थी। तो राज्य के हर कोने से अलग अलग विद्वान, मैथमेटिशियंस, गणितज्ञ आए, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े ग्रंथ लेकर के आए, उसको सवाल को पढ़ें, अपनी किताबों में टटोलें, समझ में कुछ ना आए तो धीरे धीरे हार कर वो सारे लोग वापस जाने लगे। लास्ट का दिन, 29 दिन बीत गए, एक भी विद्वान उस सवाल को समझ ही नहीं सका। हल करना तो दूर की बात है। लास्ट वाले दिन 3 विद्वान और आए। उनमें से एक बड़ा सिंपल सा था, कुर्ता पजामा जैसा पहना हुआ। 2 लोग जरा क्वालिफाइड नज़र आते थे, बने ठने थे, और दोनों बैलगाड़ियों पर बहुत सारे ग्रंथ लेकर के आए थे। दोनों के पास अपनी अपनी बैलगाड़ियाँ थी, उस पर बहुत सारे ग्रंथ लदे हुए थे कि ज़रूरत पड़ेगी जिस ग्रंथ को रेफ़र करना होगा कर लेंगे। तो उन्होंने सवाल पढ़ करके और फिर ग्रंथ रेफ़र किए। समझ में कुछ नहीं आया, पहले एक गया फिर दूसरा गया। अब वो अकेला बच गया। वो 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठा, उठा, जाकर के दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। जो नागरिक देख रहे थे उन्होंने तालियां बजाईं, दरबारी देख रहे थे, उन्होंने फूलों के हार उनके गले में डाले, और राजा ने जब अशर्फियां देने का समय आया तो उनसे ये पूछा, आपने कैसे हल किया ये सवाल? तो उस सज्जन ने कहा कि इतने सारे विद्वान आए थे, उनमें से कोई भी आदमी सवाल को ही समझ नहीं पाया। तो मेरे लिए कॉमन सेंस की बात यही थी कि असल में तो सवाल है ही नहीं, दरवाज़ा खुला ही होना चाहिए। मैं ट्राई करके देखूं, नहीं तो फिर सवाल को देखूंगा। मैंने ट्राई किया, दरवाज़ा खुल गया। तो बात वही है, लोग क्या कहेंगे, एक ऐसा सवाल है जो हमने खुद दरवाजे पर टांक रखा है, जो असल में सवाल नहीं है, और हम ग्रंथ पर ग्रंथ खोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रेफ़र किए जा रहे हैं, ये सवाल कहाँ है, इसका हल कहाँ है। ये हम अपने साथ कर रहे हैं। बचिए इस चीज़ से, लोग कुछ नहीं कहेंगे, और जीवन को सेलिब्रेट कीजिए। अब मैं आपको आपके फ़ायदे की एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जिसका इस लाइव सेशन से अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस समय मुझे इस सेशन में देख रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उनके फ़ायदे के लिए ये अनाउंसमेंट है, प्रोवाइडेड वो लेखक बनना चाहते हों, स्टार लेखक बनना चाहते हों, और लेखक बनकर पैसे भी कमाना चाहते हो, मोनेटाइज भी करना चाहते हो। तो एक कंपनी है जीतो दुनिया, उसकी तरफ से राइटिंग और जर्नलिज्म का कोर्स चलाया जा रहा है। हिंदी में वो कोर्स है, और मैं उस कोर्स का ट्रेनर हूँ। मैं लगभग 40 साल से मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, एक बहुत बड़ी वेबसाइट का एडिटर रह चुका हूँ, उस कोर्स का ट्रेनर मैं हूँ। और अगर आपको किसी को राइटर बनने की इच्छा हो, लेखक बनने की इच्छा हो, तो आप मुझे सिर्फ मेरे नंबर पर यस लिख करके भेज दें। मेरा नंबर हर बार अनाउंस होता है, हर सेशन में अनाउंस होता है। मेरा नंबर है 6284696674। इस पर सिर्फ यस लिखें, YES, और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। यस लिख करके व्हाट्सएप मैसेज कर दें, तो कंपनी की तरफ से आपको कोर्स की डिटेल्स आ जाएंगी। नंबर भूल जाएं तो रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो मेरा यूट्यूब चैनल है हैप्पीनेस गुरु PK खुराना के नाम से, वहाँ पर भी आप इस सेशन को देख सकती हैं, वहाँ से भी नंबर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड हों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ज़रूर आपने करना है, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। आपकी इच्छा हो तो आप फ़ायदा उठाएं, ना इच्छा हो बात ख़त्म। तो
ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसको पूरा करके आप कहानीकार बन जाएं या आर्टिकल लिखने लग जाएं या पत्रकार बन जाएं। तीनों चीज़ों का मिला हुआ कोर्स है, कहानी लिखना, समाचार लिखना, फीचर लिखना, लेख लिखना। और ये कोर्स राइटिंग और जर्नलिज्म का कोर्स है, हिंदी में है, ऑनलाइन सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद जो इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है, जो भारत के किसी भी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, वो ये है कि इस कोर्स को करने के बाद आप 15 अलग अलग तरह के बिजनेस खोल सकती हैं, घर बैठे खोल सकती हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के खोल सकती हैं। तो आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकती हैं, होमप्रेन्योर बन सकती हैं, जर्नोप्रेन्योर बन सकती हैं, ऑथरप्रेन्योर बन सकती हैं। ये सुविधा है इस कोर्स में, पहली बार जो पूरे भारत में दी जा रही है। और इस कोर्स की ये पेड कोर्स है, ये मैं स्पष्ट बतला दूं, वो फ्री कोर्स नहीं है क्योंकि कंपनी की तरफ से चलाया जा रहा है, पेड कोर्स है। आपको इच्छा हो तो मेरे नंबर 6284696674 पर यस लिख करके भेज दें, मैं कंपनी को फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आपको इस कोर्स की डिटेल्स भिजवा देंगे। तो आखिर में अब मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर जो मैंने पहले भी अनाउंस किया, दोबारा अनाउंस करता हूँ, 6284696674 पर संपर्क कर सकती हैं। इसके साथ ही आज की ये लाइव इंटरेक्शन क्या कहेंगे लोग अब समाप्त होती है। अपने होस्ट पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।